ये सिर्फ अल्लाह का करम है। अल्लाह मजलिस को पसंद करता है और बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ हैं इस जमात के पीछे, शुहदा की कुर्बानियाँ हैं। आप बताएं हिंदुस्तान के किसी शहर में एक पार्टी या एक एमएलए 65 साल से है? कहीं भी बता दीजिए। ये सिर्फ हैदराबाद में नहीं। 59 से हमारे 58 से हमारे लोग कैंडिडेट एमएलए बनते जा रहे हैं। अफराद तब्दील हो रही, जमात को नाकामी नहीं। हेलो एंड वेलकम टू सोशल स्फीयर टी कास्ट का एक और नया एपिसोड। बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहुत ही मजबूत सिपाही, जो 3 पीढ़ियां ही ना बल्कि 3 सुदूर भी देख चुके हैं और मजलिस को फलता फूलता हुआ इन्होंने अपने सामने देखा है। जनाब अहमद पाशा कादरी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत खैर मकदम है आपका। तबीयत वगैरह कैसी है आपकी, कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है। मैं आखिरी समय जब आपको देखा था, मैं वैसे बसवा कल्याण से हूँ, तो वहाँ के बाईपोल्स चल रहे थे और उसमें एमआईएम का भी एक नुमाइंदा था। तब आप कैंपेनिंग के लिए आए थे, तो तब एकदम खुशबाश थे आप, कैंपेनिंग में रावा दवा भी थे, दौड़ रहे थे, चल रहे थे। अभी थोड़ा सा लग रहा है कि तबीयत में नासाजी आई कुछ दिन से। तबीयत थोड़ी नासाज है। थोड़े दिन से मेरे किडनी मुतासर है मेरे। अच्छा। डायलिसिस पे हूँ, इसी वजह से इलेक्शन भी नहीं लड़ा और काम कर रहा हूँ। जब पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, दारुसलाम जाता हूँ ऑफिस को। जिस दिन डायलिसिस नहीं रहता पार्टी का वर्क करूँ। अगर कोई बुलाए प्रोग्रामों में तो जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। बड़ा कमज़ोरी है, इलाज चल रहा है। दुआ कीजिए, अल्लाह शफा दे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके चाहने वालों की दुआएं तो साथ में हैं ही आपकी, मगर कभी कभी ऐसे मलाल होता है कि अगर जिस्म साथ देता तो 4 कदम और चल लेते। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा पैदल दौरों का एक रिकॉर्ड था जी। हमारे गनमैन सिक्योरिटी वाले बोलते थे कि हम थक जाते, लेकिन ये उम्र में इतना फिरते बोलते। मैं माशाल्लाह से बहुत दौरे करा। असद साहब कभी गुस्से में आते तो ये बोलते, खाली फिरते रहो, खाली फिरते रहो बोल। तो इस वास्ते मेरे को आदत थी। फिर बाद अखबार ये लिखते थे जी कि हर साल एक सर्वे आता था, कुछ तेलुगु इंग्लिश अखबारों का। उसमें 2 साल मुझे नंबर 1 पे रखे कि सबसे ज़्यादा पब्लिक में रहने वाले, दौरे करने वाले एमएलए चार मीनार के अहमद पाशा कादरी बोलते। वो लोग की अपनी रिपोर्ट थी। तो इतना पैदल घूमे हैं आप? काफ़ी दौरे किए होंगे और कहीं भी चले जाता था बैठे बैठे पैदल। मोटरसाइकिल भी चलाया, कार में भी फिरता हूँ, लेकिन पैदल फिरने में पब्लिक से जो राबता होता वो सवारियों में बैठ के नहीं कर सकते। कितनी उम्र हो गई सर आपकी अभी? अब 62 के ऊपर हूँ मैं। 62 साल की उम्र। और फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद अवैसी साहब के ज़माने से काम करता हूँ मैं। जी। और उनके फ़ख्र मिल्लत के दौर में कितनी उम्र रही होगी आपकी? 24-25 या उससे भी कम। मैं 23 से 24 साल की उम्र में बिदर की जेल में था। बिदर की जेल में, बिल्कुल इस पॉइंट पे आने वाला था मैं। तो बिदर से बहुत मजबूत रिश्ते रहे हैं आपके? वहाँ पे हमारे काउंसलर्स थे। हाँ। इलेक्शनों में हिस्सा लेते थे जी। कर्नाटक का वो हिस्सा जो निज़ाम हैदराबाद के हदूद में था, वहाँ काफ़ी मजलिस जहन के लोग थे। लेकिन ज़माने तक मजलिस को वहाँ कामयाबी मिलती रही। जी। अभी भी है। तो एक मस्जिद है 16 सुतून बोल के, किले के अंदर है वहाँ पे। बड़ी शानदार मस्जिद, खूबसूरत मस्जिद है, गैर आबाद है क्योंकि आबादी किले के बाहर है। तो मस्जिद की खूबी ये है कि मिंबर की जगह खड़े रह के अगर अल्लाह अकबर बोले जी तो पूरी मस्जिद में आवाज़ गूंजती, इको होती, लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं जी। इमाम की जगह खड़े रह के भी अल्लाह अकबर बोलो, पूरी मस्जिद में आवाज़ पहुंचती, मुसल्लियों तक पहुंचती। 2 कदम हट के अल्लाह अकबर बोलो, बाजू नहीं आती आवाज़। ये फ़न तामीर का शाहकार थी वो मस्जिद में। ऐसे आर्किटेक्चरल नमूने तो बहुत है बहुत और आजकल तो खतरे में भी हैं। तो वो गैर आबाद मस्जिद थी, तो उसको मिलिट्री एरिया में दे दिए थे किले को। तो मिलिट्री वाले हर इतवार को आके वहाँ पे रिकॉर्ड प्लेयर लाते थे जी, शराब लाते थे, टिफिन लाते थे, खाते पीते तफरीह करते, बेहुरमती करते। तो हम जलसों में जाते थे। एक बार सालार हमला जलसे में जाके आए जी। तो जलसे में पब्लिक आके बोली, साहब वो मस्जिद में ऐसा हो रहा है, मिलिट्री वाले आ रहे हैं, कर रहे हैं बोल के।
सालार चाहते चाहते गाड़ी में जीप में बैठते बैठते बोले ठीक है आपके जुम्मे को नमाज़ पढ़ेंगे, मैं आ रहा हूँ बोल के चले गए। बस उनका उतना बोलना था। जुमेरात को कर्फ्यू लगा दी हुकूमत और हमारे मजलिस के लोगों को जुमेरात को जेल में डाल दिए महज इस खबर से कि वो जुमा की नमाज अदा करने वाले हैं डाल दिए। उसके बाद पूरे बिदर में एक कशीदगी थी जी। 3 बजे का टाइम था। दारुस्सलाम में मैं मेरे एक दोस्त थे रहमत हुसैन जैदी, तो वो मैं जिस दिन काम कर रहा था उससे 1 हफ्ता 10 दिन पहले मजलिस में शामिल हुए थे जी। तो मुझे फ़ख्र मिल्लत फ़ोन करे घर से, पाशा कल बिदर का प्रोग्राम है, क्या कर रहे हैं? मैंने आप हुक्म दीजिए। बोले आपके सारा यहाँ असम्बली चल रही है, असम्बली में मसरूफ़ है, आप चले जाओ। तो बिल्कुल मैं चले आता हूँ। मैं जैदी साहब को भी ले आता हूँ। कौन है जैदी? मतलब परसों जब मजलिस में शरीक हुए, लेके जाइए। जैदी साहब को बोला लीडर बनते क्या? अरे बनने को तो आया हूँ भाई, मैं 2 जोड़े थैली में डाल के आ जा बोला। लेके आ गए, बिदर को चले गए। खैर कर्फ्यू था, रात में एक मस्जिद में सो गए। फजर के बाद मस्जिद में फजर पढ़े, उसके बाद लोगों से पूछे क्या है, तो सालार आ रहे हैं जुमा पढ़ने 16 सुतून में, कर्फ्यू लगा दिए, मजलिस वालों को जेल में डाल दिए। ठीक है बोल के हम ये मस्जिद में ही बैठे रहे जोर तक, जुमे तक। जुमे का वक्त हुआ, कर्फ्यू के दौरान अज़ाया मस्जिदों से हुए, तो पहले हम मस्जिद में अपना जुमा पढ़ लिए, तो जुमा तो नहीं ज़ोहर पढ़ लिए, पढ़ लेकर रोड पे आए। तो इंटेलिजेंस को एसबी को रिपोर्ट थी कि हैदराबाद से अवैसी साहब नहीं आए, लेकिन अवैसी साहब के नुमाइंदे आए हुए हैं, कहाँ हैं किधर है वो तलाश कर रहे थे। अगर हम रोड पे निकलते गाड़ियाँ आके हमको घेर लिए, चलो वो तो हम नारे वारे लगा के गाड़ी की तरफ फिरते रहे, पुलिस को फिराते रहे। उसके बाद दोस्तों लोगों ने देखा कि खिले की सफील पे से गुंडुआ ढकल दिए जी। तो मैं खुद एक जवान को देखा, या मुंडे पे गुंडू गिरा, ये पूरा मुंडा बॉडी में व्यवस्थ हो गया, अपाहिज हो गया हमेशा का, लेकिन मरा नहीं, दवाखाने में जिंदा था। हम जेल से छुटने के बाद जाके देखे भी उसको। तो बहुत पुलिस वालों को ज़मीन मतलब ये औरतों मर्दों से ज़्यादा औरतें चाहिए थी, और औरतें ज़्यादा प्रोटेस्ट करे जब ये सालार के लोग मजलिस को लोग हैदराबाद से आके पुलिस से मुकाबला कर रही है। फिर हमको लाए डाले, 1 महीने भर के बाद सालार जेल में आके मिले। फिर वहाँ से अब्दुल नबी एडवोकेट बोल के कोई थे, उनको मुकर्रर करे, उन्होंने बेल पिटीशन डाल के बेल कराए। हम छुटे, हैदराबाद आए, तो यहाँ एतबार चौक पे फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाजिद साहब एक तहनीती जलसा रखे थे जैदी के मेरे लिए, और आवाम को बताया कि पहली मरतबा दूसरी रियासत की जेल में ये लोग जाके जेल की सोबत बर्दाश्त करे, ये मुजाहिदीन ने ऐसा है बल्कि हमको तहनीत पेश करे थे। तो मैंने सुना कि फ़ख्र मिल्लत का मुकालमा भी हुआ था उस वक्त की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, वो मुलाकात के लिए भी आई हुई थी या कुछ हुआ तो नहीं? फ़ख्र मिल्लत कौन सी? यही जो जलसा हुआ करता था इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी दारुसलाम में सालार मिल्लत जी, सालारी मिल्लत से हुई। अच्छा, उसके बारे में सिकंदराबाद के पार्लियामेंट के इलेक्शन में कैंडिडेट की तायद करो बोले, तो सालार बोले बिल्कुल करता हूँ, लेकिन हमारे ये डिमांड से इसको मानो तो करेंगे जी। तो कुछ डिमांड रखे थे, बोला मान लिए तो तायद करे। और डिमांड चिन्ना रेड्डी सीएम थे, उन्होंने बोले मैं दारुसलाम में मैडम को लाता हूँ, जलसा करो जी। बिल्कुल आई, वेलकम बोले, सबके लिए खुले दरवाजे। दारुसलाम आके तकरीर करे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर को जो ख़त्म कर दे रहे थे, उस पर दारुसलाम के जलसे में ने माफ़ी मांगी हिंदुस्तान के मुसलमानों से दारुसलाम में। अच्छा, ये माइनॉरिटी कैरेक्टर को ख़त्म करने के बाद तब भी उठी थी कांग्रेस की हुकूमत? जी हो, नहीं थी उन्हें प्राइम मिनिस्टर जब हैदराबाद आई थी हमारे पास नहीं थे। पहली मरतबा अखबार वाले उसको बहुत हाईलाइट करे कि दारुसलाम के जलसे में मुसलमानों से माफ़ी मांगी बोल के। बहरहाल दारुसलाम की हमारी तायद की वजह से उसको कामयाबी भी मिली, और जलसे होते थे, चिन्ना रेड्डी सालार दोनों जलसे करते थे और शिवशंकर के इलेक्शन में, तो काफ़ी उसका असर पड़ा। लोगों ने देखा कि सालार मिल्लत को, खैर हमारे लोगों की भी एक अलग दास्तान है कि हर कदम पे मुखालिफत का सामना, तनकीद, एतराज़ात, बेजा एतराज़ात, कोई वजह नहीं, कुछ नहीं। ये हाफिज़ा आपका बड़ा मजबूत है सर, कुछ खुसूसी डाइट है आपकी इसके लिए? कोई मैं माजून वाजून नहीं खाता हूँ, लेकिन मेरी सालार की आदत है, सालार की सोबत में हाफिज़ों को मुझसे कम किया, सालार से ही बैठे बैठे। अब आप अंदाज़ा कीजिए
ये 2 मार्च को हमारी मजलिस का अहिया हुआ जी। तो दोबारा फ़ख्र मिल्लत इसको शुरू करे, बड़े बड़े लोगों को बुला के कासिम रज़वी सदारत का पेशकश करे, कोई भी कबूल नहीं करे। उस वक़्त मजलिस के जनरल सेक्रेटरी अबुल खैर एडवोकेट थे जी, उनको भी ऑफ़र करे, उन्होंने भी तैयार नहीं हुए। तो आखिरी में फ़ख्र मिल्लत को बुला के बोले आप सदर बनो, बखुशी तैयार हो गए जी। एक कागज़ के टुकड़े पे मैं इनको सदर नामजद कर रहा हूँ लिख के दे दिए, उससे हटके कोई प्रॉपर्टी, कोई बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं था। तो इनको एक इल्ज़ाम में जेल की सोबत बर्दाश्त करनी पड़ी। हमारे कासिम रज़वी को पूना की जेल में थे जी। और उनको मार्च के आखिरी हफ्ते में या उससे पहले इनको रिलीज़ करे, कंडीशन ये रखे कि आप यहाँ नहीं रहना, 48 घंटे में पाकिस्तान जाना। तो आगे उन्होंने 48 घंटे में हर एक को बुला के रिक्वेस्ट करे, कोई तैयार नहीं हुए। आखिरी में फ़ख्र मिल्लत अब्दुल अज़ीज़ साहब तैयार हुए, उनको नामजद करे सदारत के लिए। और उसके बाद उन्होंने पूना चले गए। अब यहाँ इन्होंने जलसे शुरू करे तो उस वक्त बहुत ख़तरनाक माहौल था। शेरवानी टोपी पहन के चप्पल बाज़ार, बेगन बाज़ार से कोई जा नहीं सकता था। उछालते थे कपड़े, मट्टी डालते थे, बहुत जुल्म चलता था। खैर उस दौर में अब्दुल अज़ीज़ साहब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के उन्वान पे 100 जलसों का आगाज़ करे, अलग अलग मकाम। पहला जलसा महबूब की मेहंदी में रखे तो 2 आदमियाँ थे उसमें जी। एक लाउड स्पीकर वाला था, एक कोई बस्ती का आदमी था। 100वां जलसा उन्होंने अपने घर में करे जी, जो अवैसी हॉस्पिटल के सामने कंचन बाग, आज जिसको बोलते वहाँ फातिमा बाग बोल के इनका था, उसमें रहते थे अब्दुल अज़ीज़ साहब। तो 2 लाख का मजमा था। आखिरी जलसा जो 100वां नंबर का था 2 लाख का। और पहले जलसे में कितने थे? 2 आदमी थे। 2 आदमी से 2 लाख तक 2 लाख तक। तो उसके बाद वो जलसे की ताकत देख के दूसरे दिन या तीसरे दिन इनको गिरफ्तार करके 11 महीने जेल में रखे। और मुकदमा क्या लगाया था? बहुत सारे चार्जेस थे। 2 अहम चार्जेस थे कि मजलिस का नाम बदलो, मजलिस को पॉलिटिकल मत बनाओ। अच्छा। ये 2 चीज़ें हम तो उन्होंने बोले नहीं, ये 2 चीज़ें मान लो छोड़ देते बोले, और भी तो है लेकिन ये 2 चीज़ें अहम थे। सर फ़ख्र मिल्लत बोले नहीं छोड़ता, तो वो नहीं छोड़ने की इनकार पे 11 महीने उनको रखे। सिविल कोर्ट गए, सेशन कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सब जगह रिजेक्ट हो गए। वो कौन सा एक्ट था जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या कुछ था, बहरहाल रिजेक्ट हो गए। थक के आखिरी में तो नज़रबंद होते ही, गिरफ्तार होते उन्होंने सालर को अपना एक्टिंग कारगुजार सदर बना के नामजद कर। अच्छा। सालार जल से शुरू कर दिए। कितनी उम्र थी होगी उनकी सालार मिल्लत की? होंगी 20-22 साल की। 20-22 साल की उम्र में कमान संभाली उन्होंने। और सदर तंजीम कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ऐसी बोल के अजला सिटी यूटी सब फिरते रहे। बस पब्लिक में एक शऊर बेदार करते रहे और सब एहतजाज करते रहे, ये करते, तकरीबी मसाइल भी सब होते रहे। आखिरी में 11 महीने के बाद हुकूमत मजबूर होकर उनको रिहा करी। अब उन्होंने रिहा होने के बाद पहला काम ये करके दारुसलाम का मुकदमा हुकूमत के ख़िलाफ़ डाले कि मुसलमानों की मरकज़ी दफ्तर है, हुकूमत कस्टडी में रखे, इसको रिलीज़ करो जी। तो तामीर मिल्लत वाले आए कि हमको दो, हम वो काम कर रहे हैं जो बहादुर अर्जन करते थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आंध्र प्रदेश बोल के इकाई, हमको दो। बेगम पहली जो आवाज़ बुलंद हुई वो फ़ख्र मिल्लत की जानिब से हुई, फिर दीगर ऑर्गेनाइजेशन सामने आ गए कि हम इसके हकदार हैं, हम इसके हकदार हैं। उसके बाद बेगम कायदे मिल्लत भी दायर करे मेरे शौहर की प्रॉपर्टी, हालांकि नहीं थी, चंदा करके ख़रीदे थे वो। तो चला मुकदमा। अब्दुल सत्तार सेशन जज थे, आगापुर में रहते थे, उन्होंने 1969 में फ़ैसला दिया दारुसलाम का मजलिस के हक़ में। अच्छा। तो उसके बाद फैसले को हुकूमत रोकती रही। आखिरी में एक इलेक्शन ऐसा है, हैदराबाद पार्लियामानी इलेक्शन में कांग्रेस के कैंडिडेट बदरुद्दीन तैयब जी थे जी। तो कांग्रेस मजलिस कम्युनिस्ट मिलकर उनकी तायद करी। तो उस वक्त हमको दारुसलाम देवबंद के मुतालबा रखे सालार। तो ब्रह्मन रेड्डी साहब थे, उन्होंने एक इशारा दिए कि नहीं अभी नहीं, इलेक्शन के बाद देखेंगे करेंगे। मतलब ये था कि इलेक्शन में हमको इस्तेमाल कर लेंगे, बाद में उसको अपील में जाएंगे लोग। अच्छा।
तो साला भांप लिए। अब उनके मुकाबले में जोर जिसका था वो चिन्ना रेड्डी था। तेलंगाना प्रजा समिति बल्कि चला रहे थे, जोरों पे तेलंगाना का स्टेशन चल रहा था। साला बोले ठीक है मिनिस्टर CM साहब आप जाइए, हम भी जय तेलंगाना कल से शुरू करते, बल्कि नहीं कर, अरे ठहरी ठहरी बल्कि बुला के दारुसलाम दे दिया। दारुसलाम लेते हम बदरुद्दीन चौधरी के इलेक्शन के दौरान पहले वहाँ पे मिलादुन्नबी का एक जलसा रखे थे, दारुसलाम में इफ्तिताह रखे, तमाम मुसलमानों के फ़िरक़े जात के नुमाइंदों को उलमा को बुला के तकरीर कराए। उसके बाद इलेक्शन हो गया। इलेक्शन के बाद अब्दुल वाहिद साहब एक इलेक्शन लड़े थे ये पार्लियामेंट का, लड़के हारे थे उन्होंने। उसके बाद बदरुद्दीन तैयब की तायद करे हम। उसके बाद सालार एक इलेक्शन लड़के हारे, फिर अमाउल्ला खां एक इलेक्शन MP का लड़के हारे, फिर साला 84 में इलेक्शन लड़के डबल वोट लेके जीते पार्लियामेंट का 84 में। 24 से 84 से आज तक अल्लाह का फजल है मजलिस की सीट पार्लियामेंट की हैदराबाद की हमारे पास। ये जब दारुसलाम का जो तारीखी फैसला था जो मजलिस के हक में आया, उसके बाद मैंने सुना जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे जो क्लेम कर रहे थे दारुसलाम को, सालार मिल्लत ने बाज़ाब्ता उन सभी लोगों को बुलाया, सबको बुलाया, दारुसलाम बोर्ड में दावत दी, आइए। ये हालांकि बहुत बड़ी बात है, ये बहुत सब आ गए जी, सिवाय एक तामीरी मिल्लत वालों के, सब आ गए, सब ताउन करे, बोले इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। तामीरी मिल्लत वालों को तब भी कुछ इख्तिलाफात थे बीच में? नहीं, वो अलग जहन के थे। अच्छा, ये ऑफर करे अब्दुल वाहिद साहब का दारुसलाम मिल गया अपने को, अपना मरकज है, आप लोग चाह के जलसा कर लो मिलादुन रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पे, हम नहीं करते तो आप और हम मिल के करेंगे तो नहीं करते। तो आखिरकार 11 की शब में हम जलसा 12 को मुशारा कर ऐलान करें। वो सिलसिला उसूल दारुसलाम से जारी है। दारुसलाम मिलने से पहले हमारा मिलादुन्नबी का जलसा बादशाह अशूर खाने में होता था। अच्छा, उसके बाद दारुसलाम में मुकर्रर हो गया, सब कुछ दावत दिए। नाम की तारीख थोड़ी सी बताइए सर, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही क्यों पड़ा नाम? नहीं भाई, ये पहले इसका नाम ममलकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था निज़ाम के दौर में। अब वह इंडियन गवर्नमेंट में इंतजाम के बाद इसका नाम फ़ख्र मिल्लत ताबे दस्तूर हिंद कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम दिया, यानी पूरी कुल हिंद सतह की मुसलमानों की तंजीम जी। इस एतबार से नाम का ऐलान करे तो नाम की तब्दीली करो, सियासी मत बना, बल्कि 11 महीने जेल में डाल के कोशिश करे, नहीं माने उन्हें तो मजबूर होकर छोड़े। आज अल्लाह का फजल है, नाम बरकरार। ये जो फ़ख्र मिल्लत का जो जेल का सफ़र रहा, ये कौन से सन ईस्वी में चला था? ये लगभग जो 58 के आसपास। तो उस समय शायद मेरे ख्याल से सर मुल्क में एक तो दक्कन के इलाके में ये चल रहा था, और शुमाल हिंद में अगर हम देखें तो कई सारे कन्वेंशंस की जा रही थी, जिसमें खुद मौलाना आज़ाद भी थे। लखनऊ कन्वेंशन जिसमें हुए, कौमी मुत्तहिदा का जो मुत्तहिदा कौमियत का जो नज़रिया दिया जा रहा था उस समय, और दूसरी तरफ से दक्कन से आवाज़ बुलंद हो रही थी इत्तेहाद मुस्लिमीन। तो आपको लगता है कि ये दोनों का जो टकराव हुआ, इसमें मुस्लिम क़यादत किस तरह से बटी थी सर उस समय? इस पे थोड़ा सा आप बताएं। नहीं भाई, ये इलाक़ाई एतबार से यहाँ की पब्लिक, यहाँ की अवाम पूरे मजलिस के तहत है। आज भी उनके खमीर में बोलते लोग, मजलिस बसी हुई है। उसकी मिसाल ये है कि 65 साल से आप मजलिस के एक MLA को कोई हरा नहीं सकता। 65 साल से हमारे 65 साल से हमारी कामयाबी चल रही है। वो किसी का कारनामा नहीं है, किसी की खूबी नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह का करम है। अल्लाह मजलिस को पसंद करता है, और बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ इस जमात के पीछे, शोहदा की कुर्बानियाँ हैं। आप बताएं, हिंदुस्तान के किसी शहर में एक पार्टी या एक MLA 65 साल से है? कहीं भी बता दीजिए। ये सिर्फ हैदराबाद में मिली। 59 से हमारे 58 से हमारे लोग कैंडिडेट MLA बनते जा रहे हैं। अफराद तब्दील हो रही, जमात को नाकामी नहीं। ये सर इलाकाई तौर पर मुत्तहिद क्यों रहे उस टाइम पे? क्योंकि आपके पास भाई यहाँ जुल्म बहुत हुआ ना, उनको बेदार करने के वास्ते यहाँ का जुल्म उनको बेदार करा। जुल्म करने की वजह से भी उनके अंदर एक शौर बेदार हुआ। ये बात तो बिल्कुल सही है सर, मगर जब नाम में ये सिगा आ जाता है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो जाहिर बात है कि चाहे फ़ख्र मिल्लत हो चाहे सालार मिल्लत हो, इन लोगों ने कोशिश की होगी कि जो शुमाल हिंद में जो सियासत चल रही है उसमें जो बड़े नाम है मुस्लिम नाम, उन लोगों को भी अप्रोच किया होगा। नहीं, उनसे भी अप्रोच था, हम कह रहे, क्या लेकिन उनका अप्रोच था, बोला जो ये फिरकों की बुनियादों पर फैसले नहीं कर रहे थे। अच्छा, हमारे पास भी नहीं हो रहा था। आज भी हमारे पास, उस ज़माने में मजलिस के काउंसलर हिंदू थे,
कई गैर मुस्लिम लोगों को अब्दुल वाहिद साहब टिकट दिए थे जी। वो हिंदू थे। शेख बालिया बल्कि एक थे, उन्होंने एमएलए का भी टिकट लड़े थे जी। अमानुल्लाह खां पहली वक्त इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने एमएलए लड़े थे। शेख बालिया थे, बाद में कांग्रेस से लड़े। तो हमारे पास काउंसलर के आज़ादी निज़ाम के दौर में भी थे हिंदू काउंसलर, उसके बाद भी थे। हम हमेशा आज तक कोई रिकॉर्ड ऐसा बता नहीं सकते कि हम मजहबी बुनियाद पर, हमको जो मजहबी बुनियाद पर गिरा के बताते उसकी निशानदेही कर देते, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा इक़दाम नहीं है कि दस्तूर के ख़िलाफ़ जाके मज़हब के नाम पे लोगों को तकसीम करें। वो जनूबी हिंद की आवाज़ थी, ये यहाँ की जनूबी हिंद की एक आवाज़ थी, वो उनकी शुमाली हिंद की एक आवाज़ थी। शुमाली हिंद का तो हम लोग हाल देख ही रहे हैं, और जो दक्कन के इलाके से जो आवाज़ उठी थी मेरे ख्याल से सबसे कामयाब यही रही, सबसे कामयाब यही रही। अब आप परसों 40 साल प्रोग्राम हुआ कॉलेजों का, तालीमी इदारों का, आप अंदाज़ा कितना बड़ा कारनामा है मजलिस का जी। हमारे सामने लोग बोलते थे, अरे यार कॉलेजाँ चलाते जी, रक्शे वाले झटके वालों की, जाहिलों की जमात। यकीनन फ़ख्र करते हम रक्शे वालों पे, जाहिलों पर। रक्षा चला चला के खून थूक थूक के पेट पालता था, लेकिन पोलिंग के दिन फ्री में लोगों वोटर्स को ले आके वोटां डालता था। वो गरीबों को देखे, वो वोटिंग के दिन बग़ैर नाश्ते के बच्चों को बिलबिलाता हुआ छोड़ के भूख में औरतें घंटों लाइनों में खड़े रह के वोटां डालते। वो देने साला जुल्फ़िकार साहब इलेक्शन लड़े थे उस ज़माने में, मैं भी तबीर पेक से इलेक्शन लड़ा काउंसलर का। एन.टी. रामाराव साहब सीएम थे जी। कड़पा के एमएलए को लेके आके यहाँ बमा डाले, हुसैनी आलम में बमा फूटे, साला इत्तला मिलते ही पहुँच गए, औरतें लाइन से खड़े हुए अपने। साला पहले औरतों को बोले अपना जाओ 1 घंटे से आके वोट डालो। हम आ गए, साला घर से निकल गए, बमा फूटने तो गोलियां चले तो वोट डाले बगैर नहीं जाएंगे बोलते थे औरतें। साला दंग हो गए औरतों की जुरत को देख, और ठहरे रहे, नहीं गए वो लोग। पुलिस आई, ये आई, पूरे लाठीचार्ज हो रहा है, ये हो रहा, औरतें जगह से नहीं ली। 2 घंटे हो गए उसके जाए वोट डाल के गए। ये जज्बा था औरतों में, बहुत गैर मामूली। आज भी है लेकिन थोड़ी सी उसमें कमी नज़र आती। लेकिन मेरा अपना एतक़ाद, अपना नज़रिया है, आप यकीन जाने या न जाने, लोग बोलते हैं करामतां बोलते 65 साल से मजलिस की कामयाबी इस बात की दलील है कि किसी जमात पे भी अल्लाह का इतना करम नहीं जितना मजलिस पर है जी। सर ये एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ। 3 पीढ़ियाँ आपने देख ली, 3 सदर आपने देख ली, सबसे बेहतर आपको कौन लगा? जिसमें पार्टी नहीं, ठीक है, इसमें नहीं, बताइए। सबसे बेहतर सदर सालार मिल्लत थे। सालार मिल्लत थे। फखरे मिल्लत को टाइम कम मिला। हाँ। उन्हें 58 को जेल को गए, उसके बाद निकल के आए, 75 में विशाल हो गया उनका। और कौन सी खुसूसियात थी जो बेहतर बनाती हैं सालार मिल्लत को? नहीं, और क्या फखरे मिल्लत की खुसूसियात ये थी जी कि रमज़ान आया तो यौमुल कुरान के जलसों का आगाज़ करे जी। जब हैदराबाद में, आप यकीन नहीं करेंगे, लोगों को भी इतराज़ होगा, यौमुल कुरान का जलसा नहीं होता था। ये फखरे मिल्लत बुनियाद डाले। मक्का मस्जिद में पहला और आखिरी जुम्मा, 20 के जुम्मे एक अफजलगंज की मस्जिद में, एक मिर्ज़े मुनव्वर की मस्जिद में, सब तो पाबंद से आखिरी जुम्मे में सालार आते थे, जुम्मतुल विदा। तो हैदराबाद का जुम्मतुल विदा का तारीख इज्तिमा पूरे हिंदुस्तान में शोहरत रखता था। जैसा हैदराबाद का मुहर्रम है, वैसी हैदराबाद का जुम्मतुल विदा भी काफ़ी शोहरत याफ्ता है, क्योंकि पूरे गुलजार तक सफ़ें बनती हैं नमाजियों की, अभी भी बनती हैं। तो वहाँ का बहुत वसी इंतजाम बल्दिया के पुलिस की हुकूमत से जो होता है वो मजलिस कराती है। तो ये जो डॉक्टर इसरार अहमद साहब का जो दौरा हुआ था हैदराबाद में, वो उसी ज़िमन में हुआ था या अलग प्रोग्राम में हुआ थे? नहीं, हमारे पास एक बार डॉक्टर इसरार अहमद साहब को रहमतुल्लाह के जलसे में बुलाए थे ना जी। उससे हटके उससे पहले कभी नहीं, उसके बाद। अच्छा। तो शाह आलम खान साहब जब इस्तकबालिया के सदर थे जी, तो उनके तवज्जो दिलाने पे बुलाए थे रहमतुल्लाह के जलसे में। आज सिर्फ सुनिए आप लोग, जो कंटेंट निकल करके आ रहा है आज, ये मेरे ख्याल से सर जो कागज़ों में मवाद कम होगा, आपके पास ज़्यादा है। हो सकता है। फखरे मिल्लत जी एक मुमताज़ खानूनदा थे, और होगा नॉलेज आपको भी, जुनूब हिंद की अजीम इस्लामी यूनिवर्सिटी जामिया निज़ामिया के फारिग थे, आलिम फाजिल थे। अच्छा। आलिम दीन थे। तो ये वजह थी कि मजहबी जलसों में उन्होंने
कामयाब, उनका आना तो कामयाब तकरीर की अलामत थी। यौमुल कुरान के जलसों में उनको सुनने पब्लिक घंटों बैठती थी। आखिरी जलसे में सालार के वास्ते और मजमा ज़्यादा आ जाता। सदारती खुतबे के लिए इंतज़ार करते थे। सदारत तो सालार उनसे पहले कर लेते थे। अच्छा। लेकिन फ़ख्र मिल्लत के इंतकाल तक उन्होंने पाबंदी से आते रहे। उसके बाद पैदल दौरे करना, ये करना। मेरा नज़रिया ये कि फ़ख्र मिल्लत तो फ़ख्र मिल्लत है, उनको टाइम कम मिला जी, क्योंकि 1960 से 75 के तक ही उन्होंने इस सरगर्मी में, उसमें जो अजीम कारनामा उनका है दारुस्सलाम को हासिल किया उन्होंने जी। उस वक़्त पर्सनल लॉ बोर्ड का क़याम अमल में लाया, उसमें उनको भी मेंबर बनाया गया था। तो फिर बाद में सालार को तासीसी मेंबर बनाया, उन्होंने गए और कई तंजीमों से उनका राबिता था, बड़े बड़े हिंदुस्तान के उलमा से राबिते में थे। जब बांग्लादेश की जंग हुई जी, तो हर एक जमात बोल रहा था कि मजलिस की क्या पॉलिसी है। हाँ। तो सालार मिल्लत को हिदायत दिए कि खैर हम ना जाए फ़ख्र मिल्लत खैर जानिबदार रहेंगे। तो असम्बली में ऐलान करे जी कि भाई पाकिस्तान का दाखिली मामला है, हमको नहीं जाना चाहिए, वरना अगर हम जंग में हिस्सा लेंगे तो एक दिन की जंग में मुल्क 20 साल पीछे चले जाता। ये हिंदुस्तान की मैशत मुतासर हुई उस वक्त। ये दूरंदेशी तो सबसे पहले शेख अब्दुल्ला कुलदीप नायर कोई जर्नलिस्ट था, दोनों ऐलान करे अवैसी साहब का मशवरा सही है, हक बजानी, लेकिन हुकूमत मुखालिफत की बुनियाद पे जेल में डाल दी दोनों को। बांग्लादेश की जंग ख़त्म हुई बाद से छोड़े। तो मेरा मतलब ये है कि उसके बाद हालात कबील साबित हुए। आप भी देखे होंगे, बच्चों को सबको याद होगा, बांग्लादेश फंड बोल के एक टिकट निकलता था, डाक टिकट, हर चीज़ पे 10 पैसे 10-20 पैसे इजाफा। बांग्लादेश पे जो खर्चा हुआ हुकूमत हिंद का, उसका वसूल करने के लिए 10 साल तक यहाँ की पब्लिक के पैसे वसूल करती रही हुकूमत हिंद। बांग्लादेश टिकट बोल के हर एक पे आता था, पिक्चरों में, सफ़र में, ट्रेन में, प्लेन में। तो जब फिर एक साहब ऐलान करे, अवैसी साहब का मशवरा मानते तो ये माशी तौर पे असर नहीं पड़ता था। तो एक सही फैसला करने के बाद ये सज़ा मिली उनको। उसके बाद खैर सब अपनी जगह अपनी गया। और सालार बोले कि भाई जानते पॉलिसी थी, ऐलान करे, आप उसको हम तस्लीम नहीं करे, हमको मुखालिफत में जेल में डाल दिए। खैर अब कोई फिक्र की बात नहीं होती। तो दूरंदेशी की बुनियाद पे आप बोल रहे हैं कि ये भी एक खुसूसियत थी सालार की जो उन्हें बेहतर सदर बना दी। ये वो फ़ख्र मिल्लत का मशवरा बहुत अच्छा था। हाँ। और वो दूरंदेशी की बात करते, अब आप अंदाज़ा कीजिए, दारुस्सलाम के सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, चढ़ते चढ़ते यूँ झंडे को देखे, ऊपर झंडा रहता था। हाँ। देख के ऐसा नीचे से सलूट करे करके बोले, मेरी आंखें देख रही हैं कि हैदराबाद की असम्बली में और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मजलिस की आवाज़ पहुंच रही है। लोग हंसे, मजाक उड़ाए। ये उस दौर की बात है जबकि एक काउंसलर नहीं था, ना लाने की तवक्को थी, ना आने की तवक्को थी। दारुस्सलाम निज़ामाबाद में हमारी सालाना कॉन्फ्रेंस दारुस्सलाम मिलने से पहले मुगलपुरा प्लेग्राउंड पे होती थी, 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस। फ़ख्र मिल्लत का पहले दिन खुतबा होता था, परचम कुशाई होती थी, दूसरे दिन सालार की तकरीर, करारदाद की मंजूरी था। 2 रोज़ा प्रोग्राम। हम बहैसियत वर्कर सुबह चले जाते थे पहले दिन, तो रात को भी वहीं सो जाते थे। दूसरे दिन क्या जलसा ख़त्म करे रात को घर को आते थे। मुगलपुरा प्लेग्राउंड पे मजलिस का सालाना कॉन्फ्रेंस हो। अब दारुस्सलाम मिलने के बाद माँ हुई कॉन्फ्रेंस होते रही। उसके बाद एक बार निज़ामाबाद में 2 बार हुई, लातूर में हुई, औसा में हुई, वो ख़त्म हो गया सिलसिला बीच में। तो फिर हाल में 1998 में बैठे बैठे में बोला, सालार 1 मार्च को मजलिस का अहिया हुआ, 15 दिन बाकी है। अहिया मजलिस के 40 साल हो गए बोला। तो आप यकीन जानिए, उनको ऐसे बातें करे तो इतना खुश होते हैं। उन्होंने माजी की दास्तान अगर याद दिला दिए, फिर यूँ घड़ी देके पाशा क्या बात करे, अब 40 साल हो गए अपने को। तो अब शुरू करे पुराने किस्से, हमारे अब्बा ऐसा करे थे, हम ऐसा करे थे, फुला ऐसा करते थे। तो अब्दुल्ला साहब को गिरफ़्तार करे तो मजलिस के बहुत कायदीन गिरफ़्तार हुए, लेकिन एक एक करके माफ़ीनामा दे के छुटते चले गए। अच्छा। बाद में 1-2 फिर आगे शामिल हो गए हमारे पास।
चाय आप पीजिए सर। ये आपके ज़माने की अगर बात करें सर, तो एकदम मुखलिस कारकुनान मिले मजलिस को। जैसे आप हैं, इतना दूर चलना है, हाँ चल लिए, हाँ पता चला फ़ख्र मिल्लत जेल में है या फिर सालार मिल्लत जेल में है, उनका साथ देने के लिए चले गए। तो ये खुलूस है सर जो नज़र आता है। और ऊपर से आपके ज़माने के जो लीडरान थे, आप उन्हें कह सकते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप आप उसे बोल सकते हैं। खुदाता देने जमात हूँ जी। ये जो भी है अल्लाह का करम है, सरकार का सदका है, बुज़ुर्गों की दुआएं, बुज़ुर्गों का खैर मामूली करम है मंजिस पे। एक एक कदम पर उनकी नज़र इनायत होती, कामयाबी। सालार की भी ये हालतें थी। एक मामूली फ़ैसला फ़िक्रमंद हो गए तो रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ते, सिजदे में दुआ करते और एक एक मसले को रुजू कर दे कि अल्लाह मेरे से सही फ़ैसला करा ताकि मिल्लत का फ़ायदा हो, मेरी बदनामी नहीं होना। ऐसा सोच सोच के फैसले करते। तो इतने कामयाब फैसले रहे उनके। जैसा मामूली सी बात है, टिकट देना लोगों को, एमएलए बनाना, हर एक को तो नहीं बना सकते। सही बात। जो खिदमत गुजार है, जिसमें जज्बा है कमाने कुछ सो बातें, खिदमत को कभी नहीं रहती। तो उस अंदाज से जो चला है ना, उसमें लोगों में गैर मामूली। अब आप एसपी की रिपोर्ट है स्पेशल पुलिस की, पोलिंग के दिन सालार जीप में ऐसा एक राउंड ले लेते वोटिंग के दिन जी। तो मुसलमान उनको यूँ देखते थे। 15 मिनट में वोटिंग का परसेंटेज हाई हो जाता बोलते हो, इनको देखते मैच देखते ही। स्पेशल ब्रांच की गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की रिपोर्ट है, हम ऐसे लीडर को आज तक नहीं देखे जिसके निकलने से पोलिंग परसेंटेज बढ़ जाता, और कोई दूसरा लीडर आज तक हमको नहीं दिखा। सालार की खूबी थी, बूथ पे नहीं आए, बूथ के सामने से राउंड ले लिए, लोग देख लिए तो निकल जाते जज्बात में। ये मोहब्बत, ये अकीदत थी और चाहत तो गैर मामूली थी, और खल भी चाहत थी। आजकल क्यों नहीं, आज तो दिखावटी है। अरे क्या पशा, क्या काम करे पशा बोल के मुंह पे बोल दे रहे, उसके बाद फिर पीछे से जो करना है कर ले। मेरा तजुर्बा इस चीज़ पे ये कहता है सर कि उस समय ना, जब किसी के पास कुछ नहीं होता और उस समय आपके साथ कोई खड़ा रहे, तो वो तो खुलूस की बुनियाद पे होता है। बिल्कुल। और आज तो लोग लालच की वजह से आते हैं। बिल्कुल, आज उम्मीद की वजह से आते हैं, ये सोच के आते हैं कि मेरा मुस्तकबिल समझ। बिल्कुल। और उसमें खास बात आपको जो बता रहा था मैं, कि ये 2 मार्च को की तजवीज़ रखा, तो सालार बोले क्या प्रोग्राम है, बोले पहले तो बोले पाशा आपकी तजावीज़ प्रोग्राम बहुत अच्छे रहते, आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं मानता हूँ, ये खर्चे के बात नहीं करना होती। हालांकि जमात का पैसा है, लेकिन इतनी किफ़ायतशारी रहती कि उसको भी बहुत सोच समझ के ज़ाती पैसे से ज़्यादा उस पर तवज्जो देते। तो मैं बोला था पहले दिन 2 मार्च को आपका झंडा चढ़ाएंगे, आप आके जो से झंडा चढ़ा तकरीर करना, आपको जुलूस की शक्ल में लाएंगे। उसके बाद दूसरे दिन खिरत का जब मुकाबला रखेंगे, तीसरे दिन नातिया मुकाबला रखेंगे, चौथे दिन तकरीरी मुकाबला रखेंगे, आखिरी दिन एक सीरत का जलसा रखे, ताहिर कादरी साहब को बुलाएंगे। तो कौन है ये ताहिर कादरी? मतलब पाकिस्तान के एक उभरते हुए मुकर्रिर, आलिम दीन, अच्छे मुकर्रिर है, उस ज़माने में नए नए उभरे हुए थे। ठीक है बोल के तैयार हो गए। तो उसके बाद में पूरे एमएलएस को बुलाया, सालार बुला के बिठाए, पाशा की तजवीज़ सुनो मियाँ। मसई साहब, गिरासत साहब, असद साहब, अकबर साहब और सज्जाद साहब सब थे, सब पसंद करे, शुरू करेंगे काम करके करे। शानदार परचम पुशाई से इफ्तिताह हुआ। ताहिर कादरी साहब को बुलाया, ताहिर कादरी साहब भी आ गए। उन्होंने भी तकरीर में बोले कि भाई मेरे को भी इश्तियाक था, ये नाम सुना हुआ था जमात का और कायद का, मिलने का इश्तियाक था मुझे भी। वो अभी भी मौजूद है, वो हाँ है ना, वो मौजूद है। बहुत उससे बेचारे बहुत मुतासर है जमात की तंजीम की सरगर्मी को देख के। दवाखाने को गए, वहाँ भी तकरीर करे स्टूडेंट्स के सामने। वहाँ गए तो वहाँ की तकरीर वहाँ के लिहाज से मेडिकल कॉलेज में, और अब खूबियों की तो कामयाब है। तो उसके बाद से हम क्या करें, सालाना कॉन्फ्रेंस बंद हो गई, अब ये 2 मार्च का जलसा शुरू कर देना हर साल। अच्छा। तो शुरू करते, अब ये साल 2 मार्च को पहला रोज़ा आ रहा है, इसीलिए तो पहली को कर दिए। तो सालार मेरे को क्या बोले कि पाशा जलसे को आप उन्वान ये मत दो, उन्वान दे तो सालगिरह की, लेकिन तकारीर ये करना चाहिए हम कि फ़ख्र मिल्लत की तारीफ़, मेरी तारीफ़, ये सब होते रहती। लेकिन वो जो लोग हैं मजलिस क्या से जो हकीकी खिदमत गुजार है, मजलिस की बुनियादों में जिसका पसीना खून है, जो मजलिस के लिए कुर्बानियाँ दे के ज़िंदगी ख़त्म कर दिए, वो लोगों को तहनीत पेश करना ये जलसे है।
अब हम सबके नामा याद करके तो नहीं बोल सकते, लेकिन इज्तिमाई तौर पर उनके लिए दुआ करना, जो बक़ैद हयात थे उनको ख़िराज तहसीन पेश करना, जो मर चुके उनको अक़ीदत पेश करना, बल्कि तजवीज़ रखे। अच्छा, ये जो तीनों सदर थे, इनमें थोड़ा सा अगर हम तकाबुली जायज़ा लें तो सबसे सख्त मिजाज कौन लगे आपको? कौन? तीनों में, फ़खरे मिल्लत में, सालार मिल्लत में, और अभी जो सदर है असदुद्दीन ओवैसी साहब। सालार बहुत सख्त थे, सख्त मिजाज सख्त थे। एक कोई जर्नलिस्ट एक आर्टिकल लिखा था उनके ताल्लुक से, उसकी सुर्खी ये लगाया था जी, सालार मिल्लत ऊपर से सख्त अंदर से नरम। हाँ, तो इस अंदाज की क़ियादत थी। वो बहुत सख्त मिजाज भी थे, सख्त मसाइल में नरम भी थे, गैर मामूली नरमी भी देख सकते थे। कभी कभी मिज़ा भी होता होगा, आपस में कुछ बैठ गए, लतीफ़ा वगैरह सुना दिया? अरे बहुत मज़ा, अंदाज तो काफ़ी बहुत महसूस होते थे, खुसूसन मेरे साथ जितना फ्री थे। हालांकि मैं इतनी मेहनत करा तो मेरे को बहुत चाहते थे बादशाह मेरे वास्ते ऐसा करे। एक मोरिस गाड़ी दिए थे पूरे इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए, आप अपने पास रख लो गाड़ी, वो सब कर रहे थे, लेकिन वो दिमाग ऐसा आज सातवें आसमान पे था। खैर उनके बाद बाकर आगा को लेके आया मैं, ये दोनों को मैं चलाया जमात में, उनके लिए भी काफ़ी मेहनत करके टिकट दिलाया, क्योंकि इनू लड़ रहे थे, इनू लड़े तो शिया सुन्नी फीलिंग आ जाएंगी, बल्कि बाकर आगा का होना ज़रूरी है। तो अब्दुल वाहिद साहब इसको पसंद करे, उनको खड़ा किया तो आगा जीते। आगा था अपनी मिजाज के लोगों में से थे और गरीबों में घुल मिलने वाला था। इसका थोड़ा सा सिनेरियो आप बयान करें कि उस समय जो सबसे बड़ा चैलेंज था मजलिस के लिए, क्योंकि जब आपने नाम ही रख दिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा पेश आया? और जो फ़िरका वाराना रवैया आज हम लोग देख रहे हैं मुस्लिम्स में, अलग अलग फरीक़ैन हैं, कोई इधर बढ़ी है कोई उधर बढ़ी है, उस समय क्या माहौल था? उस समय में यहाँ पे इब्तिदा से माहौल ऐसा है जी, ये फ़िरका बंदी की बातें कभी भी यहाँ पे उसको मौका नहीं मिला। लखनऊ में जो हालात है जी, दीगर मुकामात पे मुसलमानों के तबक़ात में जो इख्तिलाफ़ात मसलकी है जी, एक तमाम तबक़ात एकसा हैं और सब मिलके मजलिस के साथ हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये मेरे खुद के भी जो शुमाल हिंद के मेरे दोस्त हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो हम लोग बात करते थे वहाँ के शुमाल हिंद के कल्चर को जानने की कोशिश करते थे। बहुत ख़राब हालात हैं सर, बहुत ख़राब। एक तो ये फ़िरका तो छोड़िए सर, वहाँ पे कास्टिज़म भी मुस्लिम्स में बहुत चला। अब भाई इलेक्शन में सालार बताते थे कि इलेक्शन में ये फ़िरक़े का है, ये फ़िरक़े का है, 4 फ़िरक़े के लोग ठहरते हैं, उनके वोट तकसीम होते, वो लोग कामयाब होते। बिल्कुल। तो माहौल वहाँ ख़राब है और हालात भी बहुत बदतर है। अब आप अंदाज़ा नहीं, यहाँ के लोगों को भी अंदाज़ा नहीं है, यहाँ जितना सुकून से हम नींद ले रहे हैं जी, वहाँ के लोग नहीं ले सकते। अब आप देखिए रोज़ाना अखबार में एक नई बात, रोज़ाना नई बात मुसलमानों के लिए। एक मस्जिद के कुएँ को बोल दिए, वो मस्जिद की ज़मीन पर तामीर कर दिए, कोई गाय के शुबे में का कत्ल कर दिए, कोई मुसलमान गैर महफूज है पूरे इलाकों में। बिल्कुल। और ये जो शरपसंद सियासी पार्टियां हैं, उनका जुल्म जैसे जैसे बढ़ रहा है ना सर, ये फ़िरकावारियत कम हो रही है मुसलमानों में, धीरे धीरे एक जगह आ रहा है। ये दबरी है उसमें। बिल्कुल। उसकी वजह से इनका दूसरा असर ये भी पड़ रहा है कि आपस के यहाँ खलफशार की नौबत नहीं आ रही है, ये मुत्तहिद है यहाँ पे। उसके बाद